प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो? आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी यानी सीएफटी के अनुप्रयोग। तो देखो, सीएफटी के कई अनुप्रयोग होते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एवं वीक फील्ड लिगेंड्स में विभेद करना, यानी प्रबल क्षेत्र लिगेंड एवं दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में विभेद करना। दूसरी एप्लीकेशन है संकुल यौगिकों में कलर यानी रंग की व्याख्या करना। तीसरी एप्लीकेशन है संकुल यौगिकों के चुंबकीय गुणों की यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की व्याख्या करना। चौथी एप्लीकेशन है संकुल यौगिकों में डिस्टोर्शन यानी विकृति की व्याख्या करना। और पांचवी एप्लीकेशन है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स उच्च चक्रण संकुल एवं निम्न चक्रण संकुल के बनने की व्याख्या करना। तो ये सीएफटी के कुछ प्रमुख एप्लीकेशन है यानी अनुप्रयोग है। तो आज हम इस वीडियो में इन पहली दो एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन तीन एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। तो देखिए आगे, हम पहली एप्लीकेशन लेते हैं सीएफटी की, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एवं वीक फील्ड लिगेंड में विभेद करना। तो देखिए, सीएफटी में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी एवं पेयरिंग एनर्जी के मान के आधार पर प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में विभेद किया जाता है। तो अब हमारे लिए यह जानना जरूरी हो जाता है यहां कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी क्या होती है। तो देखो, पहले हम इनके बारे में जानते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसको हम डेल नामक संकेत से प्रदर्शित करते हैं, और दूसरी होती है पेयरिंग एनर्जी, जिसको हम P नामक संकेत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो अब देखिए, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है। हालांकि इसके बारे में हम पूर्व वीडियो में पढ़ चुके हैं, फिर भी दोबारा देख लो। सीएफटी के अनुसार एक मुक्त धातु परमाणु के सभी डी कक्षक समान ऊर्जा वाले होते हैं, समान एनर्जी वाले होते हैं, जिन्हें हम समभ्रंश कक्षक यानी डी जेनरेटेड ऑर्बिटल्स कहते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जब लिगेंड्स केंद्रीय धातु परमाणु के संपर्क में आते हैं, तब केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षकों की समभ्रंश अवस्था समाप्त हो जाती है, जिसमें कुछ डी कक्षक अधिक ऊर्जा वाले तथा कुछ डी कक्षक निम्न ऊर्जा वाले हो जाते हैं। यानी जो डी कक्षक हैं वो भिन्न ऊर्जा स्तर वाले दो समुच्चयों में विभाजित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग यानी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। और विपाटित डी कक्षकों के मध्य जो ऊर्जा अंतराल होता है, जो एनर्जी गैप होता है, उस एनर्जी गैप को हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं, जिसको हम डेल नामक संकेत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब दूसरा हम देखते हैं कि पेयरिंग एनर्जी। अब देखो, पेयरिंग एनर्जी क्या होती है। हम जानते हैं कि एक कक्षक में अधिकतम विपरीत चक्रण वाले दो इलेक्ट्रॉन होते हैं या हो सकते हैं। दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में कभी नहीं होते। तो मान लीजिए इस कक्षक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। अब जब इस कक्षक के अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, तब क्या होगा। देखो, पहले से विद्यमान ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा। तो इस प्रतिकर्षण को समाप्त करके इस कक्षक में दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमें कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है। उसी एनर्जी को हम पेयरिंग एनर्जी यानी युग्मन ऊर्जा कहते हैं।
तो अब देखो सीएफटी में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी के मान के आधार पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एवं वीक फील्ड लिगेंड्स में विभेद किया जाता है। अब देखो कैसे करते हैं विभेद, ध्यान से समझिए। तो देखो ऐसे लिगेंड्स जिनके लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान पेयरिंग एनर्जी से अधिक होता है। दोबारा सुनिए, ऐसे लिगेंड्स जिनके लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान पेयरिंग एनर्जी से अधिक होता है, वे लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स अर्थात स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान है वो पेयरिंग एनर्जी से यानी युग्मन ऊर्जा से अधिक होता है। जैसे अमोनिया, साइनो, नाइट्रो, कार्बोनिल, पिरिडीन, एथिलीन डाइएमीन, ईटीसी, ये सारे प्रबल क्षेत्र लिगेंड्स होते हैं। अब दूसरी बात देखो, वे लिगेंड्स जिनके लिए पेयरिंग एनर्जी का मान क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से अधिक होता है, वे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड न होकर के वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, यानी वीक फील्ड लिगेंड्स। अर्थात वीक फील्ड लिगेंड्स वे लिगेंड्स होते हैं जिनके लिए पेयरिंग एनर्जी का मान यानी युग्मन ऊर्जा का मान क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से अधिक होता है, वे दुर्बल क्षेत्र लिगेंड्स होते हैं। जैसे जल, जिसको हम एक्वा कहते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो आदि वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, क्योंकि इन लिगेंड्स के लिए युग्मन ऊर्जा का मान क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा से अधिक होता है, तो उनको हम वीक फील्ड लिगेंड्स कहते हैं। तो इस प्रकार से सीएफटी में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी के मान के आधार पर जो लिगेंड्स होते हैं उनके दो ग्रुप बनाए गए हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और वीक फील्ड लिगेंड्स, यानी प्रबल क्षेत्र लिगेंड एवं दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। अब देखो यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनो कि जब हम इन विभिन्न लिगेंडों को इनकी क्षेत्र प्रबलता के क्रम में व्यवस्थित कर दें तो हमें एक विशेष प्रकार की सीरीज प्राप्त हो जाती है। उस सीरीज को हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज यानी विभिन्न लिगेंडों को इनकी क्षेत्र प्रबलता के क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त सीरीज को हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। अब देखो लिगेंड तो बहुत सारे होते हैं, उनमें से कुछ प्रमुख लिगेंडों को लेकर के स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाते हैं। देखो आयोडो, आयोडो से ज्यादा क्षेत्र प्रबलता होती है ब्रोमो की, ब्रोमो से ज्यादा क्लोरो की, और क्लोरो से ज्यादा नाइट्रेटो की, नाइट्रेटो से ज्यादा सल्फाइडो की, और सल्फाइडो से ज्यादा फ्लोरो की, फ्लोरो से ज्यादा हाइड्रोक्सो की, हाइड्रोक्सो से ज्यादा ऑक्जेलेटो की, ऑक्सोलेटो से ज्यादा
जल से ज्यादा EDTA की पावर -4 की, EDTA की पावर -4 से ज्यादा अमोनिया की, अमोनिया से ज्यादा पिरीडीन की, पिरीडीन से ज्यादा एथिलीन डाइएमीन की, एथिलीन डाइएमीन से ज्यादा नाइट्रो की, नाइट्रो से ज्यादा साइनो की, और साइनो से ज्यादा कार्बोनिल की। तो हमने कुछ प्रमुख लिगेंडों को लेकर के हमने एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई है, ये देखो, जिसमें विभिन्न लिगेंडों को इनकी क्षेत्र प्रबलता के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो इस प्रकार से जो हमें सीरीज प्राप्त होती है उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये हमारी पहली एप्लीकेशन हो गई कि हम CFT के आधार पर प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के अंदर आसानी से विभेद कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखो, दूसरी एप्लीकेशन है CFT की, संकुल यौगिकों में कलर की व्याख्या करना। संकुल यौगिकों में कलर की व्याख्या करना, यानी रंग की व्याख्या करना। तो देखिए, CFT के अनुसार संकुल यौगिकों में जो रंग पाया जाता है, जो कलर होता है, वह कलर DD ट्रांजिशन के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, DD ट्रांजिशन यानी DD संक्रमण। तो CFT के अनुसार संकुल यौगिकों के अंदर कलर है वो DD संक्रमण के कारण होता है, DD ट्रांजिशन के कारण होता है। अब देखो DD ट्रांजिशन क्या होता है। DD ट्रांजिशन का अर्थ होता है कि इलेक्ट्रॉन का धातु के एक D कक्षक से दूसरे D कक्षक में चले जाना DD संक्रमण कहलाता है। अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले D कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले D कक्षक में जाते हैं, तब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र से एक विशेष वेवलेंथ की, यानी एक विशेष रंग की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें उस संकुल यौगिक का वह रंग दिखाई देगा जो अवशोषित रंग का पूरक रंग होता है। जैसे देखो, हम यहां एक उदाहरण लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है। टाइटेनियम धातु का एक संकुल आयन है, देखो ये संकुल आयन बैंगनी रंग का होता है। किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का। तो इस संकुल आयन का बैंगनी रंग DD संक्रमण के कारण होता है। DD संक्रमण यानी DD ट्रांजिशन के कारण इस संकुल आयन का बैंगनी रंग होता है। कैसे, देखो इसको थोड़ा समझते हैं। देखो, इस संकुल आयन के अंदर जो केंद्रीय धातु परमाणु टाइटेनियम है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। ठीक, अब इस टाइटेनियम आयन का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इसके D कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, अब देखो यह एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, यानी अष्टफलकीय संकुल आयन है। और अष्टफलकीय संकुल आयन के अंदर देखो D कक्षकों की स्प्लिटिंग किस तरह से होती है। उसमें देखो 2 D कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर पर होते हैं और 3 D कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर पर होते हैं। उच्च ऊर्जा स्तर पर 2 D कक्षक होते हैं, उसको हम बोलते हैं Eg ऑर्बिटल। और निम्न ऊर्जा स्तर पर जो 3 D कक्षक होते हैं
उनको हम बोलते हैं T2G ऑर्बिटल्स। अब देखो जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो निम्न ऊर्जा वाले इस डी कक्षक में होता है। तो यहां देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है T2G1 और Eg0। अब देखो यदि हम इस संकुल आयन को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में रख दें, यानी दृश्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में रख दें, तब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन एक विशेष वेवलेंथ की यानी एक विशेष रंग की ऊर्जा को अवशोषित करके T2G ऑर्बिटल से Eg ऑर्बिटल में आ जाता है। कैसे देखो, ये देखो Eg ऑर्बिटल है और ये T2G ऑर्बिटल है। तो अब देखो यहां जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन यहां Eg ऑर्बिटल में आ गया। तो अब यहां इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, देखो T2G0 और Eg1। तो यहां देखो क्या हुआ है, यहां इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी संक्रमण यानी डी ट्रांजिशन, डी संक्रमण। क्योंकि यहां क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में जा रहा है। तो यह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दृश्य प्रकाश के क्षेत्र से एक विशेष वेवलेंथ की यानी एक विशेष रंग की यानी हरे पीले रंग की ऊर्जा को अवशोषित करता है और यानी हरे पीले रंग की ऊर्जा को अवशोषित करता है और ऊर्जा को अवशोषित करके निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में इस संकुल आयन का जो रंग है वो हमें बैंगनी रंग दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि यहां जो ऊर्जा अवशोषित हो रही है वो हरे पीले रंग की होती है और हरे पीले रंग का जो पूरक रंग होता है वो बैंगनी रंग होता है। इसीलिए इस संकुल आयन का हमें बैंगनी रंग दिखाई देता है, अर्थात ये संकुल आयन बैंगनी रंग का होता है। अब देखो रंग से संबंधित, कलर से संबंधित दो तीन बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिए। तो देखो संकुल यौगिकों का जो रंग है वो कई कारकों से प्रभावित होता है, जिसमें सबसे मेन कारक होता है CFSE का मान। यानी CFSE के मान से संकुल यौगिकों का रंग प्रभावित होता है और CFSE का मान है वो कई कारकों से प्रभावित होता है, जैसे केंद्रीय धातु परमाणु पर धन आवेश की मात्रा, केंद्रीय धातु परमाणु में प्रभावी नाभिकीय आवेश, केंद्रीय धातु परमाणु में डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये तीन कारक तो केंद्रीय धातु परमाणु से रिलेटेड है। अब कुछ कारक लिगेंड से संबंधित है, जैसे लिगेंड का आकार, लिगेंड की प्रकृति, लिगेंड की डेंसिटी। ये तीन कारक लिगेंड से संबंधित होते हैं। एक संकुल की ज्यामिति। तो ये कई कारक होते हैं जो CFSE के मान को प्रभावित करते हैं और CFSE के मान से संकुल यौगिकों का जो रंग है वो प्रभावित होता है। तो मेरे कहने का अर्थ संकुल यौगिकों का जो रंग है वो कई कारकों से प्रभावित होता है। दूसरी बात सुनो कि जो ये डी संक्रमण है ये उस कंडीशन में नहीं होता है जब केंद्रीय धातु परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D0 एवं D10 होता है। अर्थात D0 और D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की कंडीशन में डी संक्रमण
नहीं होता है। ठीक, तीसरी बात सुनिए, कुछ संकुल यौगिक ऐसे होते हैं जिनके अंदर डी संक्रमण नहीं होता है, फिर भी वे संकुल यौगिक रंगीन होते हैं, कलर्ड होते हैं, जैसे KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, ये दो संकुल यौगिक हैं। इन दोनों संकुल यौगिकों में डी संक्रमण नहीं होता है, फिर भी ये दोनों संकुल यौगिक कलर्ड होते हैं, यानी पोटेशियम परमैंगनेट है वो गहरे बैंगनी रंग का होता है और पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो ऑरेंज कलर का होता है। अब देखो, इन संकुल यौगिकों के अंदर डी संक्रमण नहीं है, फिर भी इन संकुल यौगिकों में कलर होता है, तो इस कलर का क्या कारण है, इसको CFT एक्सप्लेन नहीं कर सका, जो वास्तव में CFT की एक लिमिटेशन है। जब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर CFT की लिमिटेशन पढ़ेंगे, CFT की सीमाएं पढ़ेंगे, तो उस समय हम इस बात का जिक्र करेंगे कि पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट जैसे कई संकुल यौगिक ऐसे होते हैं जिनमें डी संक्रमण नहीं होता है, फिर भी इन संकुल यौगिकों में रंग पाया जाता है। इस रंग का क्या कारण है, इस कारण को CFT एक्सप्लेन नहीं कर सका। अब देखिए, इनके अंदर डी संक्रमण क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखो पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु मैग्नीज है, जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था +7 है। तो इस का यदि इलेक्ट्रॉन विन्यास देखें तो इसके डी में 0 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, इसी प्रकार से हम पोटेशियम डाइक्रोमेट केंद्रीय धातु परमाणु क्रोमियम है, और क्रोमियम का यदि ऑक्सीकरण देखें तो +6 है, तो +6 में यहां इलेक्ट्रॉन विन्यास D0 होता है। तो इन संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षकों में 0 इलेक्ट्रॉन है, डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इनमें डी संक्रमण होता ही नहीं है, फिर भी इनके अंदर रंग होता है। तो देखो, इनके अंदर रंग क्यों होता है, इनके अंदर रंग का कारण है चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, यानी चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन के कारण इन संकुल यौगिकों में कलर होता है। अब देखो, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन क्या होता है कि चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो धातु के कक्षक से लिगेंड के कक्षक में या लिगेंड के कक्षक से धातु के कक्षक में जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। और इस चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन के कारण जो कलर उत्पन्न होता है वह कलर अपेक्षाकृत अधिक गहरा होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो गहरे बैंगनी रंग का होता है, क्यों, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन के कारण। उसी प्रकार से पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो भी क्या होता है, ऑरेंज कलर का होता है, तो इसका जो ऑरेंज कलर है वो भी चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन के कारण ही होता है। लेकिन CFT है वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकी। तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो के अंदर CFT के 2 एप्लीकेशन के बारे में जाना। पहली एप्लीकेशन थी प्रबल क्षेत्र लिगेंड एवं दुर्बल क्षेत्र लिगेंड्स में विभेद करना, और दूसरी एप्लीकेशन थी संकुल यौगिकों में कलर की व्याख्या करना। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम CFT के जो बाकी 3 एप्लीकेशन हैं, संकुल यौगिकों में चुंबकीय गुणों की व्याख्या करना, संकुल यौगिकों में डिस्टोर्शन यानी विकृति की व्याख्या करना, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनते हैं इसकी व्याख्या करना, इन तीनों एप्लीकेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।